तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम देखेंगे रचना शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर, उनका वन शॉट रिवीजन। पहला है स्नायु शरीर, दूसरा है पेशी शरीर और तीसरा है केश, नख और दंत। तो इन तीनों चैप्टर से कुल मिला के 3 एमसीक्यू, 3 एसएक्यू और 1 एलएक्यू भी आ सकता है। यदि एलएक्यू आया तो इसका वेटेज होगा 28 मार्क्स, नहीं तो 18 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। वैसे तो तीनों चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन रचना शरीर का इतना सिलेबस है कि लोग इन पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए मैं इनका आपका वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूँ और साथ ही मैं इन तीनों चैप्टर को आपको ट्रिक के साथ याद भी करा दूंगा। तो हमारा पहला चैप्टर है स्नायु शरीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नायु की उत्पत्ति और उसकी परिभाषा। आप देखेंगे कि स्नायु दो शब्दों से मिलकर बना है, स्ना प्लस यू। तो स्ना शब्द को हम कन्वर्ट करेंगे स्ना सोचे में और यू को कन्वर्ट करेंगे उड़ प्रत्यय प्लस युक में। तो इस प्रकार स्नायु का व्युत्पत्ति होगा स्ना सोचे धातु प्लस उड़ प्रत्यय प्लस युक आगम, इन तीनों से मिलकर बनेगा स्नायु। तो अब हम देखेंगे स्नायु होता क्या है। यदि आप मानव शरीर को ध्यान से देखो तो मानव शरीर मांस और अस्थियों से मिलकर बना है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अस्थियां और मसल्स एक दूसरे से अटैच कैसे हैं, या फिर हड्डियां और हड्डियां आपस में अटैच कैसे हैं? और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है जो हमने नीट की तैयारी के समय पढ़ रखा है, लिगामेंट्स और टेंडोन। लिगामेंट का मतलब होता है जो बोन टू बोन जोड़ता है और टेंडोन का मतलब होता है जो मसल से बोन को जोड़ता है। और इसी लिगामेंट और टेंडोन को आयुर्वेद में स्नायु बोला है। यानी कि स्नायु एक ऐसा धातु है जो हड्डियों को मांस से और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। और हमारे आचार्य टल्हड़ जी ने स्नायु की उपमा धनुष की रस्सी से की है। उनका कहना है कि जैसे धनुष की रस्सी धनुष को बांधे रखती है, वैसे ही स्नायु भी अस्थि को अस्थि से और अस्थि को मांस से बांधे रखता है। स्नायु जो है वो मेद धातु का उपधातु होता है। इसीलिए जैसे कि मेद में कफ दोष प्रधान होता है, वैसे स्नायु में भी कफ दोष प्रधान होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्नायु की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो शिराएं पाई जाती हैं वो मेद धातु से स्नेह प्राप्त करती हैं और फिर वही शिराएं स्नायु में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान जब धातुओं का पाक होता है, तो यदि धातुओं का पाक मृदुपाक होता है तब शिराएं उत्पन्न होती हैं, और वहीं अगर धातुओं का पाक खरपाक हुआ तब स्नायु उत्पन्न होते हैं। और इसी खरपाक होने के कारण स्नायु कठिन, मजबूत और प्रतिरोधी होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्नायु की संख्या के बारे में। तो स्नायु की संख्या को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको इसके नाम से ही याद कर लेंगे। क्योंकि स्नायु में जो ना है उससे हम याद करेंगे 9 और 9 से हम याद करेंगे 900, यानी स्नायु की संख्या 900 होती है। और जो ये 900 स्नायु हैं ये भी 3 भागों में बटी हैं। 600 होती हैं शाखागत में, 230 होती हैं मध्य शरीरगत में और 70 होती हैं ऊर्ध्वजत्रुगत में। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी शाखा में 2 हाथ 2 पैर, यानी कि 4 चीज तो ये खुद ही हैं, तो एटलीस्ट 600 स्नायु तो होनी ही चाहिए। बाकी बची 3, तो मध्य शरीरगत में होगा 230 और ऊर्ध्वजत्रुगत यानी हेड और नेक छोटा एरिया होता है, तो इसमें आएंगे 70। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्नायु के प्रकार के बारे में। तो इनके 4 प्रकार होते हैं, प्रतानवती, व्रत, प्रथु और सुशीर। तो इसको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो स्नायु के प्रकार को याद करने की ट्रिक है कि प्रातः सुबह स्नान करो। स्नान से हो जाएगा कि स्नायु की ट्रिक है, प्रातः से होगा प्रतानवती और प्रथु, सुबह में सु से होगा सुशीर और वा से होगा व्रत। इस प्रकार स्नायु के 4 प्रकार हुए, प्रतानवती, प्रथु, सुशीर और व्रत। तो जो स्नायु चपटे और लंबे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतानवती। ये मुख्यतः लिम्स और जॉइंट्स में पाए जाते हैं। और जो गोलाकार होते हैं उनको व्रत बोलते हैं। इनको दूसरा नाम कंडरा भी है और ये मांसपेशी से जुड़े होते हैं। तीसरे टाइप के होते हैं प्रथु, जो चौड़ी, मोटी और फैली हुई होती हैं और ये पार्श्व यानी कि साइड, चेस्ट, हेड और बैक में पाई जाती हैं। चौथे टाइप के होते हैं सुशीर, जो छिद्र युक्त होते हैं। ये मुख्यतः अमाशय के अंत भाग में, पक्वाशय के अंत भाग में और बस्ती प्रदेश में पाए जाते हैं। स्नायु को कार्य को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि जिस प्रकार बहुत से तख्तों से मिलकर नौका बनती है और वो रस्सियों से बंधी होने के कारण बहुत भारी भार सहने में भी समर्थ होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो संधियाँ होती हैं वो भी स्नायु से बंधी होती हैं और इसी कारण वो भारी भार सहने में समर्थ होती हैं। तो स्नायु का कार्य होता है बंधन का, यानी कि ये मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों को बांध कर रखती हैं। और दूसरा कार्य होता है सहारा, यानी ये शरीर को शक्ति देते हैं और वजन उठाने में सक्षम बनाते हैं। तीसरा कार्य है अखंडता, यानी ये शरीर को नाव की तरह रस्सियों से बांध कर रखता है। और चौथा कार्य है स्थिरता, यानी कि अंगों को खिसकने से और अलग होने से रोकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नायु के महत्व के बारे में। तो अस्थि, मांसपेशी, शिरा, इनसे भी कहीं अधिक परिणाम स्नायु विकृति के होते हैं,
क्योंकि इसके अंदर अंग जो है वो इनएक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका चिकित्सीय महत्व। तो यदि स्नायु में चोट लग जाती है तो शरीर कुबड़ा हो सकता है, थकावट यानी ग्लानि हो सकती है, तीव्र वेदना होगी और घाव देरी से बहेगा। अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पेशी शारीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशी क्या है। तो मांस धातु की बनी ऐसी संरचनाएं जो शरीर के ढांचे को ढक के रखती हैं और शरीर को गति और बल प्रदान करती हैं, उनको हम पेशी बोलते हैं। यानी कि ये मांस धातु के पुंज होते हैं जो परस्पर विघट होकर पेशी बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर में मांस धातु के जो पुंज एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रचना बनाते हैं, उन्हें हम पेशी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेशी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मांस धातु में पित्त से मिली हुई वायु प्रवेश करती है और मांस को खंडों में विभाजित कर देती है। इसी मांस के खंड को हम पेशी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशी का स्वरूप। तो पेशी जो होता है वो पंच महाभौतिक होता है और इसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। दोष की बात करें तो इसमें कफ दोष की प्रधानता होती है और ये मांस धातु की जैसी ही दिखती है। भाव की बात करें तो इसमें मात्रज भाव होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेशी के प्रकार के बारे में। तो ये आकार के आधार पर 12 प्रकार की होती हैं, आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशी की संख्या और स्थान के बारे में। तो इनकी संख्या को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसको इसके नाम से याद कर सकते हैं। पा से पेशी और पा से 5 यानी कि 500। और ये शाखागत में 400 होती हैं, मध्य शरीर में 66 होती हैं और ऊर्ध्व जत्रुगत में 34 होती हैं। तो हमारे शाखा में आते हैं 2 हाथ 2 पैर यानी कि 4 चीज़ें, तो पेशी भी 400 ही होती हैं। बाकी मध्य शरीर में 66 और ऊर्ध्व जत्रुगत में 34, ये आप याद कर लेना। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि स्त्री में 20 पेशियाँ ज़्यादा होती हैं। 10 तो होती हैं स्तन में, 4 होती हैं वजाइना में, 3 होती हैं यूट्रस में और 3 होती हैं शुक्र और आर्तो प्रवेशनी में। तो कुल मिला के इसमें 520 पेशियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पेशियों के कार्य के बारे में। तो इसका पहला कार्य होता है आच्छादन करना यानी कि कवरिंग। ये सिरा, स्नायु, अस्थि इनको ढककर रखती है और दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरा कार्य होता है बल को प्रदान करना यानी कि शरीर को मजबूती प्रदान करती है। तीसरा कार्य होता है गति, यानी इसके कारण ही संधियों में संकुंचन और प्रसरण द्वारा गति हो पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेशियों का महत्व। तो इसका महत्व तो है कि यदि इसमें कोई चोट लग गई तो अस्थि भग्न हो सकता है यानी फ्रैक्चर हो सकता है, संधि भ्रंश हो सकता है यानी कि डिसलोकेशन हो सकता है, और जो व्यक्ति दृढ़ पेशी वाला होता है उसी को ही हम बलवान बोलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर का फाइनल रिकैप। जो स्नायु और पेशी होता है, इन दोनों में कफ दोष की प्रधानता होती है, लेकिन जो स्नायु होता है वो मेद धातु की उपधातु होता है, लेकिन जो पेशी होता है वो मांस धातु का संघात होता है। इनकी संख्या की बात करें तो स्नायु टोटल 900 होते हैं, लेकिन पेशी 500 होते हैं। स्नायु की संख्या की बात करें तो ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन पेशी जो होता है वो स्त्रियों में 20 अधिक पाया जाता है, यानी कि टोटल 520 पाया जाता है। स्नायु के हम टाइप की बात करें तो ये टोटल 4 होते हैं, प्रतानवती, व्रत, प्रथु और सुशीर। पेशी टोटल 12 होते हैं। स्नायु का मुख्य कार्य होता है संधियों को बांधना, लेकिन पेशी का मुख्य कार्य होता है अस्थि को ढकना और गति देना। विकृति का प्रभाव देखें तो अत्यंत तीव्र वेदना होती है, कुब्जता हो सकती है, धनुस्तंभ हो सकता है, लेकिन पेशी में अस्थि भग्न और संधि भ्रंश होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केश, दंत और नख शारीर। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु और मल का संबंध। जो कफ रूपी जल होता है वो रस धातु का मल होता है। रंजक पित्त रक्त धातु का मल होता है। कर्णविट यानी कान का मैल और नासामल ये मांस धातु का मल होता है। स्वेद मेद धातु का मल होता है। नख तथा रोम ये अस्थि धातु के मल होते हैं। और जो आंखों का मल होता है वो मज्जा धातु का मल होता है। और जो युवान पीड़िका होती है वो शुक्र धातु का मल होता है। तो नेक्स्ट हम याद करते हैं धातु और उपधातु का संबंध। जो रस होता है उसका उपधातु होता है क्षीर। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि स्तन का रस ही होता है क्षीर। हमारा सेकंड धातु है रक्त, जिसका उपधातु होता है रज। रक्त का मतलब होता है ब्लड और रज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। रस में जो रज लिखा है वो गलत लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमारा तीसरा धातु है मांस, जिसका उपधातु होता है वसा। इसको भी याद करना बहुत ही आसान है, कि जैसे हम पानी वानी बोलते हैं वैसे ही हमको बोलना है मांस वास। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि मांस धातु का उपधातु है वसा। हमारा चौथा धातु है मेद। इसको आप राइमिंग से याद करेंगे, मेद स्वेद, तो इससे आपको यह याद रह जाएगा कि मेद का उपधातु है स्वेद। हमारी पांचवी धातु है अस्थि। इसका याद करना है दंत। तो दंत हमारा अस्थि जैसा ही दिखता है, तो इसको आप आसानी से याद कर पाएंगे कि दंत जो होता है वो अस्थि धातु का उपधातु होता है। हमारा छठवां धातु है मज्जा, जिसका उपधातु होता है केश।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, केस यानी कि जो हमारे बाल होते हैं, यदि वो टूटते नहीं है तो हमको बड़ा मज़ा आता है। जिससे आप ये याद कर पाएँगे कि मज्जा का उपधातु होता है केस। बाकी शुक्र धातु का उपधातु होता है ओज, ये तो सबको याद ही रह जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दंत, नख और केस का पंचमहाभौतिक स्वरूप। तो जैसे अस्थि धातु में पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, और ठीक वैसे ही हमारे जो दांत होते हैं उसमें भी पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, क्योंकि वो अस्थि धातु का उपधातु ही होता है। और ठीक वैसे ही प्रकार जो नख होता है वो अस्थि का मल होता है, इसीलिए पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। जो केस होता है वो मज्जा का उपधातु होता है, इसलिए इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। ये जो हमारे केस, नख और दांत होते हैं, ये पितृ स्वभाव के होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दंत। तो आयुर्वेद ने दंतों को अस्थि माना है और इसको रोचक अस्थि कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम दांत के लक्षण क्या होते हैं। तो ये प्रमाण में बड़े होने चाहिए, पतले होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, शुक्ल वर्णीय यानी कि व्हाइट होने चाहिए, समपृष्ठ होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए और डेंस होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दांतों का उत्पत्ति काल। तो सामान्यतः 8वें महीने या उसके बाद बच्चों के दांत निकलते हैं, लेकिन जिन बच्चों में छोटी उम्र में दांत निकलते हैं उनमें बहुत वेदना होती है, जिसके कारण उनकी धातु संपूर्ण रूप से बलवान नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम देखते हैं दांत से रिलेटेड अरिष्ट। तो अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण। यदि रोगी के दांत मल से लिप्त हों, अधिक श्वेत हो जाएं या फिर दांतों पर शर्करा जम जाए तो उसको गतायु समझना चाहिए, यानी कि ये फैटल साइन होता है। तो सुश्रुत ने ये 8 प्रकार के दंत रोग माने हैं, इनको आप याद कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तम नाखून के लक्षण। जो उत्तम नाखून होते हैं वो स्थिर होते हैं, गोलाकार होते हैं, चिकने होते हैं, कॉपर के रंग के होते हैं, ऊंचे उठे हुए होते हैं और कछुए की खोपड़ी की तरह होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नख के अरिष्ट, यानी कि जब नाखून में रक्त और मांस की कमी हो जाए और वे पके हुए जामुन के फल के समान दिखने लगे तो रोगी को समझना चाहिए कि वो मरने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाखूनों में होने वाले रोग के बारे में। तो नाखून में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है चिप, दूसरा होता है कुनक। चिप का मतलब होता है जब नख के मांस में पित्त और वात अधिष्ठित हो जाते हैं तब पीड़ा, जलन और पाक उत्पन्न होता है। इसको हम उपनख और छत्र भी बोलते हैं। कुनख में होता है कि जब नाखून में चोट लग जाता है तब नाखून रूक्ष, काला और कठिन हो जाता है। इसको हम कुलीन भी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केस। तो उत्तम केस के लक्षण है कि एक-एक केस को अलग हो जाना चाहिए, केस को मृदु होना चाहिए, केस को अल्प होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, काले होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। केस के अरिष्ट का मतलब होता है कि जब रोगी के बालों को उखाड़ें और वो उखड़ तो जाए पर वेदना ना हो, तब व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो मरने वाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बालों में कौन-कौन से रोग होते हैं। तो हमारा पहला रोग है खालित्य। खालित्य में होता क्या है कि वात, पित्त मिलकर रोमकूप में जाकर केसों को गिरा देते हैं और फिर कफ रक्त से मिलकर रोम छिद्र को बंद कर देता है, जिसके कारण बाल दोबारा नहीं उगते। इसे ही हम इंद्रलुप्त, खालित्य और रुज्जा भी कहते हैं। हमारा सेकंड रोग है दारुड़क। दारुड़क को हम डैंड्रफ भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कफ तथा वात का प्रकोप होने के कारण जो रोम होते हैं वो कठिन हो जाते हैं, कंडू युक्त हो जाता है, रूक्ष हो जाता है और दरार युक्त हो जाता है। इसको ही हम दारुड़क बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट रोग है अरुसिका। इसमें कफ, रक्त और कृमि के कारण सिर में अनेक मुख वाली तथा क्लेद युक्त पीड़िका उत्पन्न हो जाती हैं, जिसको हम अरुसिका बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट रोग है पालित। इसका मतलब होता है कि उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना। इसमें होता क्या है कि क्रोध, शोक तथा श्रम, इसके कारण शरीर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे पित्त प्रकुपित हो जाता है और प्रकुपित पित्त केसों को पकाकर पालित रोग की उत्पत्ति करता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कंप्लीट चैप्टर का फाइनल रिकैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं दांतों के बारे में। जो दांत होता है वो अस्थि धातु की उपधातु होता है और इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है और इसमें 8 प्रकार के दांत रोग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाखूनों के बारे में। तो ये अस्थि धातु का मल होता है और इसमें भी पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है और इसमें 2 प्रकार के रोग होते हैं, चिप और कुनक। तीसरा है केस। ये मज्जा धातु की उपधातु होता है और इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है और इसमें 4 प्रकार के रोग होते हैं, खालित्य, दारुणक, अरसुका और पालित्य। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही आपको जिस प्रकार वीडियो चाहिए आप वैसा हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।